हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित टोह सीरीज की श्रृंखला, जिसमें आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 6। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो दिया है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। घिरा हुआ नहीं पूछ रहा है, तो ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है और अफगानिस्तान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो म्यांमार हो जाएगा। अगर ओवरऑल मैप की बात करें तो ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है, ये इस तरह का जो नेपाल का होता है, इधर सिक्किम है, इधर फिर इधर भूटान है, तो ये भूटान का पोर्शन हो गया, ये नेपाल का हो गया। और इधर ये जम्मू कश्मीर होते हुए ये आपका अफगानिस्तान इधर हो गया। और दूसरा जो ऑप्शन हमारा दिया गया है ये है म्यांमार। तो म्यांमार जो इस तरह इधर मेघालय त्रिपुरा ये है, तो म्यांमार ये पोर्शन इधर का होता है। तो ऐसे में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो म्यांमार ऐसा देश है जो कि भारत के पड़ोसी देशों के यानी स्थल से घिरा हुआ नहीं है। तो म्यांमार इसका सही जवाब हो जाएगा। म्यांमार ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले की बात की जाए दोस्तों तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में यानी भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा की बात की जाए तो गुजरात की है। वो दोस्तों क्या है, गुजरात की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब मैप के हिसाब से अगर दोस्तों देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आपको जो मिलता है मैप में, ये जो है इस तरह का, तो ये पोर्शन जो है गुजरात का होता है और इसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी मानी गई है, अर्थात ये सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारा तीसरा प्रश्न आता है। तीसरे की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा गया है। तो इसमें दिया है संयुक्ता पाणिग्रही जो ओडिसी नृत्य है, और राजा रवि वर्मा ये चित्रकार हैं, उस्ताद बिलायत खां जो सितार वादक हैं। तो इसमें जो इसका सुमेल नहीं है वो शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक, ये गलत हो जाएगा। अर्थात इसका जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा नंबर। चौथे नंबर की अगर बात करते हैं तो ये है कलिंग। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों कलिंग पुरस्कार जो होता है वो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है पाँचवा नंबर। पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। क्या 23 जून को मनाया जाता है, 12 जनवरी को, या 14 मार्च या 10 मई को। तो दोस्तों ये जो युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद की जो है, स्वामी विवेकानंद जो हैं उनकी जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों वो 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की जो स्थापना है 1946 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 की बात कर लेते हैं। तो यह है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन जो स्थल यानी पवन द्वीप स्थित है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका तमिलनाडु हो जाएगा। और तमिलनाडु में जो है ये भारतीय राज्य का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है वो स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8। 8 की बात कर लेते हैं। तो पंचतत्व को किसने लिखा था। तो पंचतत्व की बात करते हैं तो वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। क्या होता है, 6 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 10 है। 10 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र हैं उनको सार्वजनिक और निजी तौर पर किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। इन उपक्रमों को स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ये 11 नंबर है। 11 नंबर की अगर बात की जाए तो है जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है। तो जीडीपी जो है ये होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है।
ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत, यानी 12वां नंबर है, भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये हुआ था आपका अप्रैल 1980 में। कब हुआ था? अप्रैल 1980 में हुआ था। जो भारत के बैंक हैं उनकी दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1980 में हुआ था और मंथ था अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर की अगर बात की जाए तो यह है भारत में भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें माना जाता है। तो उन्हें क्या जाना जाता है? उन्हें सूक्ष्म उद्यम यानी सूक्ष्म उद्यमी के रूप में जाना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है 14 नंबर। 14 नंबर की बात करते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य की बात करें तो वो गरीबी हटाओ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर कहता है इसमें भरना है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दर्पण जो है कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? वो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण होता है, जो कि कारों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये 16 नंबर। 16 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर 16 नंबर की बात करते हैं तो यह है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन दिया है, यह है डेविड बाल्टीमोर और रोजालिंड फ्रैंकलिन या विलियम हार्वे या चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे अर्थात सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 17 है। 17 अगर देखते हैं तो किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो जो टाइफाइड का कारण बनता है दोस्तों वो क्या होता है? बैक्टीरियल होता है। कैसा होता है? वो बैक्टीरियल होता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगली की बात करें, अगला हमारा 18 नंबर है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु है? वो पारा होता है। जो तरल अवस्था में धातु पाई जाती है वो पारा होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है ये दोस्तों है प्रश्न संख्या 19, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम जो है दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर है। और इसका जो नाम होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नाम क्या होता है? कैल्शियम, यानी कैल्शियम और हाइपोक्लोराइड। इस तरह हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। और इसका जो रंग होता है दोस्तों ये सफ़ेद होता है। अगर बात करें कि ये कैसा पदार्थ है तो ये कार्बनिक यौगिक होता है। ये अकार्बनिक यौगिक होता है। इसका नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और ये रंग में सफ़ेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर की अगर बात कर ली जाए तो दिया है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है? वो मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार है। तो मूलभूत उसका टिक कर लेते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हमारा आता है 21 नंबर। 21 नंबर देख लेते हैं। तो ये दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों वो अनुच्छेद 39 है, अर्थात सी इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 39। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है ये है 22। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। क्या करता है? तो ये राष्ट्रपति के शपथ को संदर्भित करता है। राष्ट्रपति के शपथ को जो है संदर्भित करता है। अब भी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 23। 23 की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन किन अनुच्छेदों यानी अनुच्छेद के द्वारा अंतर्जातीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो दोस्तों वो जो है वो 301 अनुच्छेद है। 301 अनुच्छेद है। इसका जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा 24 नंबर। 24 नंबर की अगर बात करते हैं तो पंचायती राज के सिद्धांत पर आधारित है। तो पंचायती राज दोस्तों आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 25 नंबर है। 25 नंबर कहता है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आज़ाद हिंद सरकार के जो निर्माण की घोषणा की गई दोस्तों वो कब की गई? 21 अक्टूबर 1943 को की गई। 21 अक्टूबर 1943 को की गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर। 26 की बात करें तो किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 27। 27 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 27 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? प्रश्न एक बार पुनः पढ़ देते हैं। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो कौन चुना गया? वो विनोबा भावे चुने गए। विनोबा भावे चुने गए, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था? तो वो दोस्तों सन था 1909। कौन सा सन था? 1909। आप लोग इन प्रश्नों को हल करते रहें और सेशन पूरा होने पर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर हमारा सही है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर। 29 नंबर की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से 29 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो दोस्तों वो है सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 30 नंबर है। 30 नंबर कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो दोस्तों वो जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 31 नंबर है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है अगम सूत्र। अगम सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 32 नंबर। 32 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? तो धौलावीरा में जो खुदाई शुरू की थी वो दोस्तों कौन थे? R.S. बिष्ट। कौन थे? R.S. बिष्ट। अर्थात ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर में सुमेलित कर लेना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिए गए हैं। एक तरफ तो शासक दिया गया है, एक तरफ दोस्तों शासक दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है उनकी रानियाँ। तो शासक कौन थे, उनकी रानियाँ कौन थी, ये मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त की बात करें तो इनके रानी का यानी इनकी रानियों का नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त की बात की जाए तो कुमार देवी इनकी रानियों में से थी। और समुद्रगुप्त की बात करें तो ये दत्ता देवी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये दोस्तों कुबेर नागा थी। और कुमार गुप्त प्रथम की बात करें तो ये अनंत देवी थी। अगर जानकारी के तौर पर लिख लेते हैं ये BCD, तो A का हो जाएगा तीसरा, B का हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा और C का हो जाएगा दूसरा, इसी क्रम में D का हो जाएगा चौथा। तो 31-24 आना चाहिए। 31-24 जो हमारा है वो ऑप्शन A में दिया गया है। ऑप्शन A में 31-24 अर्थात ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा 34 नंबर। 34 नंबर की अगर बात करते हैं तो महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। तो पांचवें रथ का क्या नाम था? तो पांचवें रथ की अगर नाम की बात करें तो दोस्तों पांचवें रथ का नाम था द्रौपदी रथ। क्या नाम था? द्रौपदी रथ नाम था उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मौसमी परिवर्तन को जो कहा जाता है उसका नाम होता है मानसून। क्या होता है? मानसून, जो किसी ऑप्शन में दिया गया है। C इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 36 नंबर। 36 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो इसको अलग अलग देख लेते हैं। तो जो हमारा दिया गया केवला घाना राष्ट्रीय पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है यानी केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम दिया गया है जो कि गलत है। असम की जगह हो जाएगा, जो सही इसका हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान में है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। और गिर जो है, गिर होता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में पड़ता है। गा से गिर और गा से गुजरात। तीसरा आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये पड़ता है नंदा देवी उत्तराखंड में, ये पड़ता है उत्तराखंड में। चौथे की बात करें तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में सही है। तो
अगर इसका उत्तर की बात करें तो कहा है कौन सा युग्म सही है, तो ये सभी गलत हैं। अर्थात जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान का, और गिर हो जाएगा गुजरात का, और नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सही सम्मिलित नहीं है, सही डी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 37 नंबर। अब 37 नंबर की बात कर लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड है, जो कि ऑप्शन ये दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए मित्रों, तो ये कहता है मिलान करना है इसमें, तो मिलान चलिए कर लेते हैं। अब यहाँ दिया है पर्वत श्रृंखला एक तरफ, एक तरफ दिया है महाद्वीप। अब हिमालय की बात करें तो हिमालय का हो जाएगा ये एशिया महाद्वीप में है। हिमालय कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। और एंडीज जो है, एंडीज दोस्तों है ये दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। और रॉकी की बात करें तो रॉकी है उत्तरी अमेरिका में। एक एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है और रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है। अर्थात इसका जो मिलान हो जाएगा सी ए और बी, सी ए और बी हो जाएगा। अब देखते हैं सी ए और बी कहाँ पे है। तो सी ए और बी जो आपका है वो बी वाले ऑप्शन में है, सी ए बी। सी ए बी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा 39 नंबर। अब दोस्तों 39 की बात कर लेते हैं। तो कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों वो चीन है। कौन सा है? चीन है, जो कि डी ऑप्शन के साथ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। 40 की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी मिलान करना है, देश दिया है, राजधानी दिया गया है। तो पहला देश हमारा आता है रोमानिया, और रोमानिया का होता है दोस्तों ये बुखारेस्ट। रोमानिया का होता है बुखारेस्ट। और दूसरा होता है नार्वे, नार्वे का होता है ओस्लो। और तीसरा होता है नाइजीरिया, नाइजीरिया का होता है अबुजा। और वियतनाम का होता है हनोई। अब चलिए जानकारी के तौर पर अगर लिखें तो ये बी और सी लिख लेते हैं, ये आसान होता है थोड़ा। तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का हो जाएगा दूसरा, बी का हो जाएगा पहला, और सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा तीसरा, यानी 2143। 2143 जिसमें मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2143 मिल रहा है ऑप्शन ये में, तो ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला पोर्शन जो हमारा इंग्लिश का है, इस पैराग्राफ को देख लेना है, पैराग्राफ को पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो चलिए पैराग्राफ को आप लोगों को पढ़ लेना है। चलिए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न हमारा 41 नंबर है। 41 की बात करें तो दिया गया है इजिप्शियंस एप्रिशिएटेड एट कैट ऑफ एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा रोडेंट हो जाएगा, रोडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर कहता है हार्डेस्ट ऑफ रेड्स इन्वेडेड इन्वेडेड इजिप्ट दे केम फ्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। ये सारे उत्तर पैराग्राफ में मिलेंगे, तो पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ लेना है। तो 43 नंबर की बात कर लेते हैं। तो गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, सिनोनिम्स इसका देना है। तो दिया गया है डे आउट, डे आउट का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पायोस, पायोस हो जाएगा। 44 नंबर देख लेते हैं। 44 नंबर कहता है चूज दी करेक्ट एंटोनिम्स, अर्थात विलोम में क्षमा करना, चूज ऑफ दी करेक्ट एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है। तो ये हो जाएगा एलासिटी, ये एलासिटी का हो जाएगा, ये हो जाएगा रिगिडिटी, रिगिडिटी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 45 नंबर। गिव दी वन, एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए तो देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों ये है, ये दो क्वेश्चन दिया गया है deliberately and maliciously set something buildings usually on fire। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अर्सन, अर्सन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर दिया है शकल, यानी शकल और शकल का अर्थ क्या होता है? तो एक शकल का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है संपूर्ण, और एक शकल का होता है अंश, यानी संपूर्ण और अंश। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
चलिए 47 नंबर देख लेते हैं। 47 नंबर कहता है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो कौन सा वाक्यांश सार्थक नहीं है? तो इसकी बात करें, जो वचन से परे हो वो वाचाल होता है। तो वाचाल नहीं होता, वो होता है वचनातीत। वचनातीत होता है, अर्थात जो वचन से परे होता है वो वचनातीत होता है। इसमें सार्थक नहीं पूछा गया तो यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वचनातीत इसका होता है। जबकि गलत वाचाल लिखा गया है, वो गलत ही छांटना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 48 नंबर है। 48 नंबर की बात कर लेते हैं। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है? वो है गरुड़। ये कौन सा है? गरुड़ है। गरुड़ ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर। 49 की बात करते हैं दोस्तों। तो है कोप का विलोम शब्द क्या है? तो कोप मीन्स होता है कृपा। कोप का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कृपा। कोप का विलोम शब्द हो जाएगा कृपा। चलिए 50 नंबर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 50 नंबर दिया गया है। 50 नंबर कहता है निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुनना है। तो ये विकल्प दिए गए हैं, यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो तीसरे में दिया गया है, तीसरे में दिया गया है गुस्सा पीना, यानी गुस्सा गुस्सा पीना दिया गया है। तो इसके साथ सामने जो दिया गया है लज्जित होना, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लज्जित लज्जित होना हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा दोस्तों दिया गया है। तो चौथा है आवाज़ उठाना, आवाज़ आवाज़ उठाना दिया गया है। और इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यर्थ की हाँकना, व्यर्थ की हाँकना, व्यर्थ की हाँकना हो जाएगा। अब मिलान कर लेते हैं। तो इसका पहले कलर चेंज कर लें, उसके बाद मिलान कर लेते हैं। तो ए का दोस्तों हो जाएगा डी, ए का चला जाएगा डी पे, अर्थात व्यर्थ की हाँकना। और दूसरे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी पे, तो दूसरा चलाएगा सी पे, लज्जित होना। और तीसरा यानी गुस्सा पीना का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी पे, क्रोध को दबाना। और आवाज़ उठाना हो जाएगा विरोध करना। ये रहे जो मान दिए गए हैं। तो 1, 2, 3 और 4 लिख लेते हैं। अब इसमें 1 पर डी हो जाएगा, 2 पर सी हो जाएगा, 3 पर बी हो जाएगा और ए हो जाएगा, अर्थात डी सी बी ए, डी सी बी ए इसमें मिलेगा। तो चलिए अगले देखते हैं। तो डी सी बी ए मिलेगा जो हमारा वो हो जाएगा डी सी और बी ए। यहाँ आते हैं तो डी सी बी और ये ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 51 नंबर। 51 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये दिया गया है प्रश्न में, इसको हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो ये है 25 भाग करना है 15 का 4 है, फिर 4 को भाग करना है 5 से, और ब्रैकेट के अंदर है 9 - 7, तो -20 भाग करना है 5 और का होगा 9। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और 25 भाग करेंगे 15 से, और ये हो जाएगा नहीं, सीधा सीधा ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। यहाँ 15 को 4 से गुणा कर देते हैं, 60 हो जाएगा। उसके बाद में गुणे में ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 4/5। और अगर 9 में से 7 निकालेंगे तो 2 बचेगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद ये 20 हो जाएगा और 9 बचे 45, यानी 20/45 हो जाएगा। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर हमको मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों, ये काट लेते हैं इसको, 50 25 और 5 × 5 दूनी 10, यानी ये 5/12 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अंदर बचता है, ये बचता है 4 दूनी 8, 8/5 बचता है। उसके बाद ये 20/45 बचता है। 20/45 को काट लेंगे अगर, तो ये बन जाएगा आपका 5 चौक 20 और 5 9 45, यानी 5 चौक 20 और 5 9 45, 4/9 बच जाएगा। तो चलिए इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। तो एक तो हमारा आ गया 5/12, और उसके बाद गुणा करना है तो 8/5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और -4/9 आ जाएगा। इतना तक आ चुका था। अब चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये 5/12 हो जाएगा, और गुणे 5 यानी 8/5 हो जाएगा, और -4/9 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ जो दिया गया है मान गुणे पे है, इसको काट सकते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, अर्थात इसका जो होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 बटे हो जाएगा 15, 10/15 हो जाएगा, और ये 4/9 हो जाएगा, -4/9 हो जाएगा। अब इसका ओवरऑल जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये आ जाएगा
2/3 माइनस 4/9, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा ये दोस्तों 6 माइनस 4 और बटा 9 हो जाएगा। तो इसका मान जो आ जाएगा वो 2/9 हो जाएगा। 2/9 जो कि ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए में 2/9। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 52 नंबर। अब 52 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 52 नंबर में दिया गया है, ये घनमूल में दिया गया है। तो घनमूल में है 3 और 1331, फिर प्लस है 729, फिर घनमूल में है 512 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। इस क्रम में अगर देखा जाए तो ये जो मान दिया गया है दोस्तों, ये आपका घनमूल में दिया गया है, जो कि ये 3 है और ये किसका वर्ग होता है, तो ये 11 का होता है, यानी 11 का क्यूब होता है, प्लस होता है। 729 जो होता है ये 27 का वर्ग होता है और ये ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद जो 3 ये घनमूल में दिया गया है, ये 512 ये 8 का घन होता है। अब यहाँ इसको हटाने पर हमें मिलता है 11, उसके बाद 27 और -8, इसको जोड़ लेते हैं तो 11 और 27 हो जाएगा हमारा, 27 और 10 हो जाएगा 37। 37 में से अगर 8 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा, यानी 11 और 27 जो जोड़ेंगे अगर, तो ये दोस्तों हो जाएगा 7 1 8 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। 38 में से 8 निकल जाएगा तो 30 बचेगा। 38 में से 8 निकलेगा तो 30 बच जाएगा। और 30 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 30 जो दिया गया है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये दोस्तों है 53 नंबर। 53 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 53 नंबर कहता है कि ये ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 36। 53 नंबर दिया गया है, ये है 36, फिर 81, फिर 16 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये दिया है, अंडर रूट में लिखते हैं 36 प्लस हो जाएगा 81, यानी 81 का हो जाएगा 9 प्लस 16 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा, और 36 में 13 अगर जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, और 49 बन जाएगा। 49 का जो वर्गमूल होता है वो ये होता है 7 का वर्ग, 7 का होता है, तो 7 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 54 नंबर। 54 की बात करते हैं। तो इसमें दिया गया है 75 अंकों का औसत। तो 75 अंकों का औसत है 45, और 50 अंकों का औसत जो है 42 है, और अंतिम जो 26 अंकों का औसत है वो 52 है। तो 50वां अंक हमको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटिव सवाल है। तो ये 75 अंकों का जो औसत है ये 45 है, दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ एक लाइन ना लिखते हुए सीधा 75 का 45 करते हैं, तो 45 और गुणे 75 कर लेते हैं। तो इसका मान जो ओवरऑल आता है वो 3375 आता है, 3375 आता है। फिर आगे 50 अंकों का देख लेते हैं। तो ये 50 गुणे हो जाएगा 42, क्योंकि 50 का 42 दिया गया है। ये बराबर हो जाएगा 2100 हो जाएगा। और इसी क्रम में 26 की बात करते हैं। तो 26 अंकों का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 दिया गया है, जो कि 52 गुणे 26, तो बराबर इसका हो जाएगा 1352। ये हो जाएगा 1352। ओवरऑल क्या करते हैं कि 1352 और 2100 को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये मान जो हमारा आ जाएगा ये दोस्तों आता है, ये आता है, चलिए जोड़ ही लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने पर हमें 2100 जोड़ेंगे, 2100 के बाद हम जोड़ेंगे 1352। ये कितना आ रहा है, तो 2 आ गया, 5 आ गया, 3 1 4 आ गया, और 3 3400, 3452 आपको मिल गया। अब 3452 को क्या करते हैं कि लास्ट जो दिया गया है उसमें से घटा देते हैं। तो 3452 जो है ये तो घटाना है। 3452 जो हमारा मान पहले आया था 75 गुणे 45 वाला, तो वो आया था 3375, 3375 आया था। अब इसमें से घटा लेते हैं इसको, तो 12 में से 5 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। इसी प्रकार 14 में से 7 निकलेगा तो 7 बचेगा। ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है 77, 77 इज राइट आंसर। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है वो 55 नंबर है। अब दोस्तों 55 नंबर की अगर बात की जाए तो 55 नंबर कहता है, 55 नंबर कहता है कि एक शहर है, एक शहर में 90% जनता के पास मोटरसाइकिल है, 15% लोगों के पास मोटरसाइकिल है, और सबके पास कम से कम एक या दोनों तो हैं। कितने मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो
तो चलिए इस प्रकार के सवाल को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों साधन वाले लोग हैं, अर्थात मोटर कार और मोटरसाइकिल वाले भी हैं, तो कुल मिला के कितने हैं, 100% हैं। हमेशा जब भी मान निकाला जाता है तो 100% में निकाला जाता है। अब कहता है कि 90% जनता के पास मोटर कार है, तो 90 हो जाएगा। फिर कहता है 15% के पास मोटरसाइकिल और वो दोनों है, तो 15 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर अगर 90 और 15 हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1, और माइनस इसमें 100 घटा देते हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 है तो 100 में से घटाना पड़ेगा। तो इसका मान हो जाएगा 105, और 105 में अगर 100 हम घटा देंगे तो ये 5% आ जाएगा। अब देखते हैं 5% दिया कहाँ गया है। तो 5% जो है अभी आगे बढ़ाना है इसको। तो 5% की बात करें तो मोटरसाइकिल रखने वालों का जो प्रतिशत है तो ये हो जाएगा 5% दिया गया आया है उत्तर हमारा। तो 5 गुणे 100 हो जाएगा और बटा 15 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो दिया गया है 15 के पास मोटरसाइकिल है तो कितने के पास कार है ये बताना है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 5 एकम 5 या 15, और 100/3 को ओवरऑल जो लिखते हैं वो 33 सही 1/3 लिखते हैं। 33 सही 1/3 जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 33 सही 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 56 नंबर। 56 की अगर बात की जाए दोस्तों तो दिया है प्रेमा अजय की बहन है, बेनिटा अजय की माता है, और बेंजामिन बेनिटा का पिता है, और लीला बेंजामिन की माता है। प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, तो ये हमको बताना है। 56 नंबर देख लेते हैं। तो 56 नंबर कहता है मोटरसाइकिल जो रखने वालों का प्रतिशत है, ये तो हो गया। 56 नंबर है, तो 56 नंबर दोस्तों हो जाएगा प्रेमा अजय की बहन है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं प्रेमा को, इसको बनाते हैं, प्रेमा को बना लेते हैं। उसके बाद फिर कहता है प्रेमा अजय की बहन है, तो ये बहन है, किसकी बहन है, अजय की, यानी ए से डिनोट करते हैं, अजय की बहन है। फिर कहता है बेनिटा अजय की माता है, तो अजय की माता कौन है, ये बेनिटा है, बेनिटा है। और उसके बाद बेंजामिन बेनिटा का पिता है, तो बेंजामिन जो है इसका पिता है। और फिर लीला हो जाएगा। फिर लास्ट में जो है फिर कहता है प्रेमा लीला से क्या संबंध है, तो इसका जो ये संबंध हो जाएगा ये परपोती का हो जाएगा, परपोती का हो जाएगा, यानी तीसरी पीढ़ी आपको मिलेगी, 1, 2 और 3, चौथी पीढ़ी मिलेगी, 1, 2, 3 और चौथी पीढ़ी मिलेगी। तो ऐसे में ये इसका जो है परपोती आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर। 57 की अगर बात कर लेते हैं तो यदि ये 30 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 1 मार्च 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 30 जनवरी की। तो 30 जनवरी 10 में जो था दिन वो था शनिवार, शनिवार था। अब इसी प्रकार 30 जनवरी का जो 2011 का देखेंगे तो रविवार हो जाएगा, और 31 जनवरी का देखेंगे 2011 का तो ये हो जाएगा सोमवार, सोमवार। और 1 फरवरी में देखेंगे तो ये मंगलवार हो जाएगा, और 1 मार्च में देखेंगे तो मंगलवार हो जाएगा। अर्थात इसका जो उत्तर आएगा दोस्तों मंगलवार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अब 58 नंबर देखते हैं और 58 नंबर की बात कर लेते हैं। 58 नंबर दिया गया है कि असंगत को छांटना है, तो असंगत छांट देते हैं। असंगत का मतलब होता है कि सब चारों विकल्प समान है, 3 विकल्प समान है, एक इनसे अलग है। तो 127 है और 73 है और 89 है, ये जो हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि 115 जो हमारा 115 है, अर्थात ये 5 गुणे 23, 5 गुणे 23 में कट जाता है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। तो जो 115 हो जाएगा ये क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ये असंगत होगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसमें दिया गया है कि कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन निष्कर्ष पर चलते हैं, देख लेते हैं। तो कहता है कि सभी ट्राउजर जो है पैंट हैं, तो ट्राउजर है, उसके बाद सभी ट्राउजर क्या है, पैंट हैं। इसको ट्राउजर टी फार ट्राउजर पी फार पैंट कर देते हैं। फिर लास्ट में कहता है कि सभी पैंट कपड़े हैं, तो सभी पैंट कपड़े हो गए, ये कपड़े हो गए। अब पूछा गया है कि कुछ कपड़े ट्राउजर हैं, तो कपड़े कुछ जो हैं वो ट्राउजर हैं, ये बात सही है। फिर पूछता है सभी पैंट ट्राउजर हैं, तो पैंट तो यहाँ है, पैंट तो यहाँ है, और क्या है, सभी पैंट क्या है, ट्राउजर, सभी तो नहीं है, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चलिए देखते हैं। तो ये कहता है केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है 60 नंबर। 60 की अगर बात करते हैं
तो एक निश्चित कोड भाषा में CE के F को ZBHC लिखा जाता है। इसी क्रम में MCPF को KZMC लिखा जाता है। तो उसी प्रकार JROG को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इसको ऐसे क्रम में लिखते हैं और इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये प्रश्न हल कर लेते हैं। तो दोस्तों 60 नंबर कहता है कि पहले लिख देते हैं CE और F, इसको ऐसे लिखने पर फिर हम आता है ZBHC, इसका मिलान करते हैं तो ओवरऑल 3 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ तो 3 का होगा, इसी प्रकार इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा, अर्थात -3 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फिर कहता है कि जो ये मान दिया गया है MCPF को, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे MCP और F, ओवरऑल यहाँ लिखेंगे K Z M और C। अब इसको भी मिलाएंगे तो ये -3 के रूप में रहेगा, -3 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार कर देना है। अब आता है J लिखेंगे, R लिखेंगे और O लिखेंगे, G लिखेंगे, 4 लेटर आपको मिलेंगे। अब क्या करते हैं, इनको -3 कर देते हैं तो ये -3 जाएगा तो G हो जाएगा, यहाँ G हो जाएगा, यहाँ जो होगा ये O हो जाएगा, L हो जाएगा और D हो जाएगा, यानी GOLD गोल्ड हो जाएगा। और गोल्ड किस में लिखा गया है? तो गोल्ड लिखा गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में गोल्ड लिखा गया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 61 नंबर। 61 नंबर की बात कर लेते हैं। तो अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली जो लंबी दूरी की साइड स्ट्रिंग रिवॉल्वर है, उसका क्या नाम है? तो उसके नाम की अगर बात करते हैं दोस्तों तो उसका नाम हो जाएगा, तो वो नाम हो जाएगा प्रबल। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रबल, प्रबल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 62 नंबर। 62 की बात कर लेते हैं। तो दिया गया है जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश में प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी किस स्थान पर है? तो दोस्तों वो स्थान जो है वो 5वां स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। 63 नंबर देख लेते हैं। तो यह है अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की जो कुल संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? तो वो 6 हो गई है। अभी तक 5 थी, उसको आपको भी शामिल किया गया, यानी आम आदमी पार्टी को तो कुल मिला के 6 हो गई हैं, 6 हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 64 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये दिया गया है, आता है पहले 63 नंबर। 63 कहाँ गया? हाँ, ये 63 नंबर दिया गया है। तो ये 63 तो हो गया, अर्थात इसमें 6 दिया गया है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 64 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 64 नंबर ये आता है, 64 नंबर कहता है कि जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों जल राज्य पर जो ये तैयार करने वाला बजट है? तो वो कौन सा है? वो केरल है, केरल राज्य है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। 65 नंबर की बात करें तो दिया है सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों किस देश ने जीता है? तो वो जीता है भारत ने, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, वो है 66 नंबर। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये राज्य की अगर बात करें दोस्तों तो AP है, यानी AP फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर देखते हैं। तो 67 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क यानी अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका कन्नौज में बनाया जा रहा है, कन्नौज इसके लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 68 नंबर है। 68 की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा, यानी वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा, जहाँ से कई प्रकार की धार्मिक किताबें वहाँ से निकलती हैं, पब्लिश होती हैं और मार्केट में उपलब्ध होती हैं। गीता प्रेस गोरखपुर जो कि सबसे धार्मिक और सबसे सस्ती किताबें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 69 नंबर। 69 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह जम्मू एवं कश्मीर के किस ज़िले में लिथियम की खोज की गई है? तो लिथियम की खोज की बात करें तो वो रियासी ज़िले में की गई है,
ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 70 नंबर। 70 की बात कर लेते हैं। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वो शहर का नाम दोस्तों है, वो कौन सा है? नागपुर है। नागपुर उस शहर का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 71 से 75। अब क्या करना है कि इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इसके उत्तर देने हैं। तो चलिए सीधा प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए 71 नंबर देखते हैं। तो 71 नंबर की बात करें तो कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। तो कार्य के संदर्भ में जो मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है, तो कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। 72 नंबर देख लेते हैं। तो 72 नंबर कहता है, पैराग्राफ आपको पढ़ के तभी उत्तर देना है। तो चलिए 72 नंबर देखते हैं। तो ये है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। व्यवधान उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों 73 नंबर। अब 73 की बात करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है? दुखद भी है। वहीं दुखद भी है। जब सुखद है तो दुखद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर। 74 की बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? वहाँ लाभ ही लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 75 नंबर। अब 75 नंबर की बात कर लेते हैं। तो गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। तो गद्यांश का उचित शीर्षक जो कि इस पैसेज में दिया गया है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के बारे में सारी चीज़ें इर्द गिर्द घूमती हैं, बताई गई हैं, तो मोबाइल फ़ोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ आप और मिलेगा, इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और इसके आधार पर उत्तर देना है। तो चलिए सीधा प्रश्न पर आ जाते हैं। तो प्रश्न हमारा 76 नंबर। 76 की अगर बात कर लें तो उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों ये जो सही शीर्षक होगा वो भीड़ की शक्ल हो जाएगा। भीड़ की शक्ल इसका सही जवाब होगा। चलिए अब 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर कहता है दोस्तों, 77 नंबर कहता है कि भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? तो भीड़ से मुक्ति का उपाय है कि भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ में अपनी शक्ल देखना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 78 नंबर दिया है, जो भीड़ है किनके लिए रुकावट है? तो किनके लिए है दोस्तों? तो वो पैदल चलने वालों के लिए है। पैदल चलने वालों के लिए भीड़ जो है रुकावट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 79 की अगर बात कर लेते हैं। तो भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो जो किया जाता है भीड़ का विरुद्ध, वो भीड़ में फंसे लोगों को विरुद्ध किया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हमारा है 80 नंबर। ये है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो सत्ताधारी लोग करते हैं। सत्ताधारी लोग भीड़ जुटाते हैं, यानी भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहे आज के 80 प्रश्न। दोस्तों PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, वहाँ टेलीग्राम लिंक दिया गया है, अर्थात प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। वहाँ जाकर आप सीधे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।